संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। बिहार का चुनाव क्यों इतना अहम हो गया है कि चुनाव आयोग ही चुनावी मुद्दा बन गया है। देश के 78 साल के इतिहास में यह पहली दफा हो रहा है। आज राज्य के दक्षिणी पश्चिमी छोर सासाराम से महागठबंधन में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे तमाम महागठबंधन के नेताओं ने भाषण दिया और वोट चोरी के खिलाफ सजग होने, चुनाव आयोग को निशाना बनाने जैसे तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। संयोग यह है कि आज ही चुनाव आयोग ने ठीक रैली के वक्त ही लगभग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार जब से आए हैं तब से यह उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो आज ही आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी चली और उसमें बहुत सारे तीखे सवाल उनके सामने आए, लेकिन शायद ही किसी सवाल का जवाब उन्होंने ठीक से दिया। गुहा ठाकुर है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुर था। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? सिर्फ वे संविधान की धाराओं और कानून का ही हवाला देते रहे, नियम कायदों का हवाला देते रहे, लेकिन किसी सवाल के जवाब में उन्होंने ठोस कोई जवाब नहीं निकला। सिर्फ एक जवाब जो ठोस निकला है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों में शामिल कीजिए। इस पे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो एग्रीव्ड वोटर हैं उनके मामले में हम शामिल करेंगे आधार को। इसका मतलब ये होता है कि क्या सिर्फ जो जिन 65 लाख लोगों के नाम छूट गए हैं ड्राफ्ट लिस्ट में, उन्हीं से आधार मांगा जाएगा, उन्हीं का आधार स्वीकार किया जाएगा और बाकी लोगों के मामले में आधार लागू नहीं होगा? इस पर संदेह बना हुआ था, लेकिन गणेश कुमार के जवाब से शायद यह साफ होता है। गणेश कुमार, यह एक और जवाब उनके जवाब से साफ होता है। एक सवाल था कि अगला बंगाल में एसआईआर कब करने जा रहे हैं और क्या वहां आधार शामिल किया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम आगे बातचीत करके फैसला लेंगे। तो यानी कि अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आधार को वो शामिल करने के मूड में दिख रहे हैं। इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल था जिसमें कि उनसे पूछा गया, क्या आप नागरिकता की जांच कर रहे हैं? उन्होंने सीधे तो नहीं कहा, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 324 और तमाम कानूनों का हवाला देकर के यह बताया कि देश में वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो इस देश का नागरिक हो और जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी हो। तो
यानी एक तरह से उन्होंने यह कहा कि हाँ वो पात्रता की जांच कर रहे हैं। जहाँ तक शिकायतों के बारे में सवाल था, तो उनसे सवाल यह भी पूछा गया कि केरल से और देश के अलग अलग जगहों से शिकायतें आ रही हैं। उस पर उन्होंने कहा कि ये सारी शिकायतें जो टाइम फ्रेम है उसमें नहीं है, इसलिए इनकी जांच का कोई सवाल नहीं उठता है। वो टाइम फ्रेम उनके हिसाब से वोटर लिस्ट का जो टाइम फ्रेम है वो फाइनल लिस्ट प्रकाशित होने के पहले है, और चुनाव संबंधी शिकायत का वक्त चुनाव के दिन से 45 दिनों बाद तक है। उसके बाद किसी शिकायत को लेना उनके लिए शायद कानूनन बाध्य नहीं है। ये पहले से ही वो कहते आ रहे हैं, या चुनाव आयोग कहता आ रहा है, वही दलीलें वो दोहरा रहे थे। तो इस तरह गोल मोल करके, और सिर्फ उनका जो पूरा ये था कि जैसे वोट चोरी के मामले में उन्होंने कहा कि ये वोट चोरी का जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो इस देश के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। तो उनका बयान किसी राजनेता की तरह से राजनीतिक बयान ज़्यादा लग रहा था। एक सवाल यह भी था कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, या राहुल गांधी और दूसरे लोग जो भाजपा के लोग जो शिकायतें कर रहे हैं कुछ सीटों पर फर्जी वोटों के बारे में, तो क्या उनसे शपथ पत्र क्यों नहीं मांगा जा रहा है। तो इस पे वो कोई साफ जवाब नहीं दिए, बस सिर्फ इतना कहे कि नियम के अनुसार शपथ पत्र पर शिकायत मिलने पर ही उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, वरना किसी मतदाता को हटाने या उजाड़ने का चुनाव आयोग काम नहीं करता है। तो इससे और भी बहुत सारे उन्होंने बात बताई कि जैसे मकान नंबर 0 क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हर जगह, हर पंचायत या हर म्यूनिसिपालिटी में बहुत सारे घरों को नंबर नहीं होते हैं, या ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जो बेघर हैं, जो सड़क पे रहते हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनके भी वोट बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये संभव नहीं है वहाँ पर। तो इसी वजह से ये विधान किया गया है। जो भी है, लेकिन सवाल जहाँ के तहाँ खड़े हैं। यहाँ तक कि एक सवाल ये भी था कि कितने बिहार के SIR में कितने वोटरों ने दस्तावेज जमा नहीं किया है, उसकी सूची भी वो उन्होंने कहा कि ये फाइनल लिस्ट आने के बाद ही पता चल सकती है, अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। तो इस तरह ज्ञानेश कुमार के जवाब से बहुत कुछ नहीं पता चला, लेकिन चुनाव आयोग पर संदेह कई मामलों में बढ़ता जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ही हरियाणा के पानीपत जिले के एक पंचायत का मामला आया। 2022 में वहाँ चुनाव हुए थे, और उसमें सरपंच जो है वो कोई और चुने गए थे। वो मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट में गिनती हुई इसी जुलाई महीने में, तो पता चला कि जो हारा हुआ उम्मीदवार था वो उसी EVM की गिनती से जीत गया, काफ़ी वोटों से जीता। तो इन तमाम चीज़ों से खड़े होते हैं सवाल। इसी तरह से और भी कई हैं, जैसे उड़ीसा में पिछले दिसंबर में बीजू जनता दल ने ये शिकायत की थी चुनाव आयोग से कि कई सीटों पर जो गिने हुए वोट हैं वो वोटर लिस्ट की संख्या से 12 से 14.5% तक अधिक हैं। आज उस पर ज्ञानेश कुमार कह रहे थे कि चूंकि वो हल्फनामे में नहीं मिले हैं, इसलिए उन पर कोई जांच नहीं की गई है। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी 18,000 करीब मतदाताओं के शिकायतें की थी, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता का इस पर भी कहना था कि वे शिकायतें चूंकि हलफनामे में नहीं थी और चुनाव के बाद की गई थी, इसलिए उस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम सवाल बने हुए हैं। सवाल ये है कि बिहार क्यों इतना अहम है,
तो 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां बनी थी, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बहुत सारी सीटों पर अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने यह सवाल उठाया कि अगर 78 सीटों पर गड़बड़ियां नहीं हुई होती तो आज इंडिया ब्लॉक की सीटें 316 होती। तो यह विवाद काफ़ी बढ़ता जा रहा है और 2024 का लोकसभा चुनाव भी इसके दायरे में आता जा रहा है। इसलिए आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा।